नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग। आज के इस महत्वपूर्ण ई क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत नल वंश के शासकों का इतिहास। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, छत्तीसगढ़ में नल वंश। छत्तीसगढ़ में नल वंश की शासकों ने चौथी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन को संचालित किया। इनकी शासन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? चौथी से 12वीं शताब्दी तक। अगर इनकी शासन क्षेत्र को देखा जाए, भौगोलिक विस्तार को देखा जाए, तो इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र आता है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र का समीकरण है बस्तर संभाग से। हम बार बार इस चीज को वर्णन कर चुके हैं, रामायण काल में भी जानते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कौन से भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन को ही क्या कहा जाता है? दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को, दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर है? यू समझ में आ गया होगा कि दंडकारण्य क्षेत्र किसको कहते हैं? बस्तर रीजन को दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं। और यही वो भौगोलिक क्षेत्र था जहां पर नल वंश की शासकों ने अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया। अब इसकी राजधानी की बात करते हैं तो नल वंश के शासकों शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमको दो राजधानी की जिक्र मिलता है। इसकी एक राजधानी का नाम है कोरापुट, और कोरापुट जो है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। और इस राजधानी को संचालित करने वाला या बनाने वाला जो व्यक्ति है, सिसुक। सिसुक ने ही कोरापुट को अपनी राजधानी बना करके नल वंश की शासन व्यवस्था को संचालित किया। इसकी दूसरी राजधानी के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो इनकी दूसरी राजधानी थी पुष्करी। और पुष्करी का वर्तमान में जो संबंध है वो भोपालपट्टनम से। किससे है? भोपालपट्टनम को ही क्या कहते हैं? पुष्करी के नाम से जानते हैं। और इसको राजधानी वाला बनाने वाला जो शासक है वो अर्थपति भट्टारक है। अर्थात अर्थपति भट्टारक ने ही पुष्करी को अपने राजधानी बना करके नल वंश के शासन को संचालित किए। तो इस प्रकार से नल वंश की शासकों की दो राजधानी, एक कोरापुट उड़ीसा और दूसरा पुष्करी भोपालपट्टनम। आगे बढ़ते हैं, इसके संस्थापक के बारे में भी जानते हैं। तो संस्थापक के अंतर्गत दो बातें होती है। एक होता है प्रारंभिक संस्थापक, जो शुरू में ही जिसने वंश की स्थापना किया हो। तो सिसुक जो है नल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये कई प्रतियोगी परीक्षा में सरल ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं दूसरी बात है वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक के अंतर्गत आता है वराहराज। तो प्रारंभिक संस्थापक सिसुक और वास्तविक संस्थापक कौन है? वराहराज। क्लियर है पंकज? ठीक है। अब आगे देखते हैं अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन है? नरेंद्र थबल। यह भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पूरा ध्यान से देखना है कि अंतिम शासक कौन है? नरेंद्र थबल। अब नल वंश के शासकों के वर्णन के बारे में देखते हैं। किस पुराण में नल वंश के शासकों के बारे में वर्णन है? तो वायु पुराण में नल वंश के शासकों के बारे में वर्णन है। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्हें कोसल और नैषध प्रदेश का स्वामी कहा गया है। किसे स्वामी कहा गया है? नलवंशी शासकों को। किस पुराण में कहा गया है? वायु पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि नल वंश जो है कहां के स्वामी है? कोसल क्षेत्र और नैषध प्रदेश का स्वामी है। इसके बाद देखते हैं इनके समकालीन शासक। इनके समकालीन शासक कौन कौन है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते रहता है कि किस वंश के कौन सा समकालीन शासक रहे या वंश रहे। तो नल वंश के शासकों के समय में वाकाटक वंश का शासन व्यवस्था संचालित थी। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण शासन है चक्रवर्ती गुप्त सम्राटों का शासन व्यवस्था नल वंश के समकालीन रहे। अब जानकारी की स्रोत की बात करते हैं। किसी भी राजवंश की डेनेस्टी या एम्पायर को जानने के लिए हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य होता है उसी के आधार पर उस वंश का इतिहास लिखा जाता है। अर्थात इतिहास जानने की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। तो नल वंश के शासकों के पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मुद्रा है, ताम्रपत्र है और अभिलेख है।
और ताम्रपत्र, अभिलेख और मुद्रा के आधार पर पूरा का पूरा नल वंश के इतिहास को लिखा गया है। बात समझ में आ गया डुपेश भाई? किस आधार पर नल वंश की शासकों का शासन व्यवस्था को संचालित मतलब जानकारी लेते हैं? तो इनकी जानकारी का स्रोत पहला क्या है? मुद्रा है, दूसरा क्या है? ताम्रपत्र है, और तीसरा है अभिलेख। ये तीन पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है नल वंश के शासकों के, और उसी के आधार पर इसकी जो इतिहास है लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं इनकी मुद्रा के बारे में। इनकी मुद्रा कहां कहां से प्राप्त हुआ और कौन कौन से शासकों की मुद्रा हमको प्राप्त हुए हैं, इसे हमको देखना है। तो नल वंश के शासकों की मुद्रा जो है दो स्थान से प्राप्त हुआ है। एक है एडेगा, और एडेगा जो है कहां से आता है? किस स्थान पर है? कोंडागांव जिला में। एडेगा जो है कोंडागांव जिला के अंतर्गत आता है, और यहां पर नल वंश के शासकों की 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ है। कितने स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ है? 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? एडेगा से। और इसका जो है व्यापक अध्ययन डॉक्टर वासुदेव, किसने अध्ययन किया है? डॉक्टर वासुदेव मिरासी ने इसका व्यापक अध्ययन किया है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल छत्तीसगढ़ पीएससी में इतना डीपली प्रश्न आ रहा है, कहीं से भी प्रश्न कोई भी तथ्य उठाकर दे देता है, इसलिए हमको हर एक चीज को क्लियर कट जानकारी रखना है। कोई भी तथ्य हमको छोड़ना नहीं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में या जो हमको पढ़ने के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल है। इस बात को ध्यान देना है डुपेश कि कोई भी तथ्य हमको छोड़ना नहीं। युग भाई समझ में आ गया? हाँ प्रिया, आपको समझ में आ गई? ठीक। तो डॉक्टर वासुदेव मिरासी जो व्यक्ति है, पहली बार जो है स्वर्ण मुद्राओं का अध्ययन किया। और दूसरा जो है मुद्रा है कुलिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कुलिया किस जिले के अंतर्गत आता है? बालोद। तो बालोद के कुलिया नामक स्थान से नलवंशी शासकों का मुद्रा प्राप्त हुआ है, और ये मुद्रा जो है स्तंभराज के हैं। किसके हैं? स्तंभराज और नंदराज के माने जाते हैं। मुख्य रूप से स्तंभराज की मुद्रा जो है कुलिया बालोद से प्राप्त हुआ है, और इसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति है लक्ष्मी शंकर नाग। अब देखते हैं एडेगा से कौन कौन से नलवंशी शासकों का मुद्रा प्राप्त हुआ है। तो नलवंशी शासकों की 32 मुद्राओं में से 29 मुद्रा जो है वराह राज के, वराह राज के। किस नलवंशी शासक के 29 मुद्रा? वराह राज के है। एक मुद्रा जो है भवदत्त वर्मा का है। किसका है? भवदत्त वर्मा या भवदत्त वर्मन का। और दो मुद्रा जो है अर्थपति के हैं। किसके हैं? अर्थपति के हैं। इस प्रकार से जो एडेगा कोंडागांव से 32 मुद्रा प्राप्त हुआ है, वो 3 नलवंशी शासकों के हैं। किसका है? वराह राज के 29 सिक्के, भवदत्त वर्मा का 1, और अर्थपति भट्टारक के 3 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये इन मुद्राओं का जो अध्ययन है डॉक्टर मिरासी ने किया, हम पहले ही उसके बारे में वर्णन कर चुके हैं। इसी प्रकार से जो कुलिया से प्राप्त मुद्रा है वो स्तंभराज के हैं। किसके हैं? स्तंभराज के हैं, जिसकी अध्ययन लक्ष्मी शंकर नाग ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम अन्य पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं ताम्रपत्र। तो यहां से 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है नलवंश की शासकों की। अगर ताम्रपत्र की जिक्र करें तो 3 ताम्रपत्र की हमको जानकारी मिलता है। पहला है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ये महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है, और ये ताम्रपत्र जो है कहां से प्राप्त हुआ है? अमरावती से। कहां से प्राप्त हुआ है? अमरावती, महाराष्ट्र से। अब रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसके हैं? तो इसमें जो इतिहास की जानकारी मिलता है वो भवदत्त वर्मा का मिलता है। किसका मिलता है? भवदत्त वर्मा के बारे में जानकारी हमको रिद्धिपुर ताम्रपत्र से मिलता है। अगर ये रिद्धिपुर ताम्रपत्र का समीकरण किससे है तो भवदत्त वर्मा से है। लेकिन कुछ इतिहासकार और लेखक जो है इसके ताम्रपत्र के आगे
प्रभावती गुप्ता भी लिखते हैं। इस बात को हमको स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि अलग अलग लेखक अलग अलग किताब में अलग अलग बातों का वर्णन करता है, और भारत के इतिहास को अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो हमको वाकाटक नरेश की इतिहास जब पढ़ेंगे तो वाकाटक नरेश के अंतर्गत हमको रुद्रसेन द्वितीय के बारे में जानकारी होती है। रुद्रसेन द्वितीय जो है चक्रवर्ती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, किसका? चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, उसी का जो पुत्री था उसका नाम है प्रभावती गुप्ता। हमने वाकाटक नरेश के इतिहास में भी इसे पढ़ रखा है कि वाकाटक नरेश जो है रुद्रसेन जो है प्रभावती गुप्ता से विवाह करते हैं। कुछ समय के बाद अल्प काल में ही, मतलब शासन के कुछ समय बाद ही किसकी मृत्यु हो जाती है? रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और पूरा शासन का बागडोर प्रभावती गुप्ता के अंतर्गत आ जाता है। वाकाटक का वंश का जो शासन की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? प्रभावती गुप्ता के हाथों में आ जाती है, और अपने शासन को संचालित करने लगती है। तो उन्होंने कई ताम्रपत्र जारी किए हैं, उनमें से एक है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में भौदत्त वर्मन की विजय गाथा के बारे में वर्णन है। दूसरी हम ताम्रपत्र की बात करें तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। और ये जो ताम्रपत्र है हमको उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, और ये किससे संबंधित है? अर्थपति भट्टारक से। किससे है? अर्थपति भट्टारक के बारे में इससे जानकारी प्राप्त हुआ है। और तीसरा ताम्रपत्र है गंजाम ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? गंजाम ताम्रपत्र। और ये भी किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और ये जो ताम्रपत्र है वो भीम सेन देव के हैं। नलवंशी शासक किसके ताम्रपत्र है? भीमसेन देव का है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नलवंशी शासकों का ताम्रपत्र जो है अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र अमरावती महाराष्ट्र, ये भौदत्त वर्मा का है। किसका है? भौदत्त वर्मा का है। और इस रिद्धिपुर ताम्रपत्र के बारे में और क्या कहा जाता है? इसे प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ये किससे संबंधित है? अर्थपति भट्टारक से। तीसरा ताम्रपत्र कौन सा है? गंजाम ताम्रपत्र। किस नलवंशी शासक से संबंधित है? भीमसेन द्वितीय। अब इसके बाद देखते हैं प्रमुख अभिलेख। इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगर अच्छे से और इसको जानकारी लेना है तो पीछे देखने से पता ही चल जाएगा, वीडियो को बैक करने से। अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख के अंतर्गत पंडिया पाथर अभिलेख। कौन सा है? पंडिया पाथर अभिलेख। ये अभिलेख जो है उड़ीसा राज्य से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा राज्य से। और इसके किसके बारे में जानकारी मिलता है? मुख्य रूप से अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, पंडिया पाथर अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है? अर्थपति भट्टारक। दूसरा है पोड़ागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? पोड़ागढ़ अभिलेख। ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसे नलवंश की प्रारंभिक अभिलेख भी कहते हैं। इतिहासकार इसको क्या कहते हैं? पोड़ागढ़ अभिलेख को नलवंश के प्रारंभिक इतिहास भी कहते हैं। ये कहां से प्राप्त हुआ है? एक वंश था जयपुर वंश, और जयपुर वंश जो है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता था, जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बस्तर रीजन से लगा हुआ वंश है जयपुर वंश। और वहां से पोड़ागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इस अभिलेख को नलवंश का प्रारंभिक अभिलेख माना जाता है। और इसे स्कंद वर्मा किसके अभिलेख माना जाता है? किसका अभिलेख माना जाता है? स्कंद वर्मन का, वर्मन का। किसका? सॉरी, स्कंद वर्मन का। ये महत्वपूर्ण अभिलेख। तीसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है राजिम अभिलेख या राजिम शिलालेख, राजिम शिलालेख। तो इस प्रकार से ये 3 अभिलेख प्राप्त हुआ है। और राजिम अभिलेख के अंतर्गत मुख्य रूप से किसके बारे में जिक्र है? विलास
तुंग के बारे में जिक्र। हालांकि इसमें अन्य नल वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन इस अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में वर्णन है तो विलास तुंग का अभिलेख इसको माना जाता है, और उसी के शासन काल में अभिलेख खुदा हुआ। अन्य पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम देखते हैं अन्य अभिलेख। अन्य अभिलेख में हमारे पास 3 महत्वपूर्ण अभिलेख है जो राष्ट्रीय स्तर के अभिलेख माने जाते हैं। उनमें पहला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति। और ये महत्वपूर्ण अभिलेख है चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त के। किसके हैं? समुद्रगुप्त के। गुप्त वंश के चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त का अभिलेख है, जिसे किसने लिखा है? हरिसेन ने। उसके संघी विद्रोह दरबारी कवि या उनके जो निजी सचिव था हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। ये 24 पंक्तियों में लिखा गया है, और इसके 19वीं पंक्ति है, 19वीं पंक्ति में ही छत्तीसगढ़ के नल वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का, ये पुलकेशिन द्वितीय का ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। और इस अभिलेख में लिखा है, जब पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत की विजय अभियान की ओर निकला था तो दक्षिणापथ के स्वामी कुछ राजाओं को उन्होंने पराजित किया था। उनमें संभवतः ये नल वंश के शासकों को ही पराजित किए हैं। और तीसरा हमको अभिलेख मिलता है पल्लव नरेश का उदयेंद्रम अभिलेख। कौन सा? उदयेंद्रम अभिलेख। उदयेंद्रम अभिलेख जो है किसका है? पल्लव नरेश नंदीवर्धन के। तो ये 3 अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का, ऐहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का, और उदयेंद्रम अभिलेख जो है पल्लव नरेश नंदीवर्धन के हैं। और ये तीनों अभिलेख से भी हमको नल वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। अब देखते हैं नल वंश के प्रमुख शासक और उनके कार्यकाल और प्रशासन के जो स्वरूप है वो कैसा है, उसे जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं नल वंश के जो प्रारंभिक शासक है, जिसको हम कहते हैं शिशुक। नल वंश की इसे ही संस्थापक माना जाता है। किसे संस्थापक माना जाता है? शिशुक। और शिशुक के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने कोरापुट को अपनी राजधानी बना करके शासन को संचालित किया था। कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र से नल वंश की शासन व्यवस्था को संचालित किए थे। किसने किए थे? शिशुक ने। दूसरा जो शासक है वह व्याघ्रराज है। अगला जो नलवंशी शासक कौन है, समझ में आ गया प्रवीण आपको? अगला जो शासक कौन है? व्याघ्रराज। और व्याघ्रराज के बारे में ही प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है। ये कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त ने जब अपने दक्षिणापथ के अभियान में, विजय अभियान में निकले थे, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र अर्थात कौशल क्षेत्र और महाकांतर क्षेत्र के 2 राजाओं को उन्होंने पराजित किया। छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं को उन्होंने पराजित किया। एक है दक्षिण कौशल के राजा जो है महेंद्र वर्मा को या मरवन को या सेन को पराजित किया। दूसरा जो शासक है वो नलवंशी शासक व्याघ्रराज है। व्याघ्रराज जो है महाकांतर के शासक थे। तो इनके बारे में उल्लेख किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति के 19वें पंक्ति में है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के 19वें पंक्ति में व्याघ्रराज के बारे में उल्लेख है। आगे देखते हैं, अगला शासक हुआ ऋषभराज, जिसके बारे में जानकारी मिलता है ये आगे सत्ता की संचालित। इसके बाद अगला जो शासक बने नल वंश के वो वराहराज है। और वराहराज जो है 400 ईस्वी से लेकर के 440 ईस्वी तक शासन को संचालित किए। अब देखते हैं इसके संदर्भ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले ये वास्तविक संस्थापक है। क्या है? वास्तविक संस्थापक। किसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है? नल वंश के वास्तविक संस्थापक। जानकारी की स्रोत की बात करें तो मुद्रा जो है इनके बारे में जानकारी का प्रारंभिक स्रोत है। एडेगा से जो 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ था, उनमें से 29 स्वर्ण मुद्रा किनके हैं? वराहराज के हैं। और उस मुद्रा के जो मुख्य भाग है
मुख्य पृष्ठ है वहां क्या लिखा है, किस चीज का अंकन है, श्री वराह राजस्य का अंकन है। किस भाग पर अंकन है, मुख्य पृष्ठ भाग पर, और दूसरा भाग जो है खाली है। ये नलवंशी शासकों की मुद्रा की विशेषता है कि उसके मुख्य भाग पर, मुख्य पृष्ठ पर ही चित्र या किसी भी लेख का अंकन है, और दूसरा जो इसका पृष्ठीय भाग है, पीछे वाला भाग है, वो खाली है। तो यहां पर किस चीज का अंकन है, श्री वराह राजस्य का अंकन है उसकी मुद्रा में। अब तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके शासन काल में वाकाटक नरेशों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने इनकी वैभव को देखकर, क्योंकि स्वर्ण मुद्रा जारी की है, स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले को वैभवशाली राजा कहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होता है वही व्यक्ति जो है स्वर्ण मुद्रा जारी करता है। दुपेश, ये बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिन जिन राजाओं ने इतिहास में स्वर्ण मुद्रा जारी किया है, या तो वो शक्तिशाली सम्राट है, या वो जिनके राज्य वैभवशाली रहा है, धन जो है अच्छे से संचालित है, वही लोग स्वर्ण मुद्रा जारी करते हैं। तो वराह राज ने स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, और उसके वैभव को देख करके वाकाटक नरेश, इसके जो समकालीन शासक है, नरेंद्र सेन ने नलवंशी शासकों के कुछ भूभाग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। अब देखते हैं इस वंश का अगला शासक, वराह राज के बाद उनके पुत्र भौराज के बाद नल वंश में अगला जो महत्वपूर्ण शासक हुए वह भौदत्त वर्मन है। और भौदत्त वर्मन जो है 440 ईस्वी से 460 ईस्वी तक शासन को संचालित की। आइए जानते हैं भौदत्त वर्मन से जुड़े इतिहास और उनके जानकारी के प्रारंभिक स्रोत। तो भौदत्त वर्मन के इतिहास को जानकारी के लिए हमारे पास 3 स्रोत मौजूद है। पहला है मुद्रा। एडेगा से जो प्राप्त 32 मुद्राएं हैं उनमें से एक मुद्रा किसके है, भौदत्त वर्मन का। दूसरा है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। और इस ताम्रपत्र को कहां से प्राप्त किया गया है, अमरावती से प्राप्त किया है, पहले भी पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र से। ठीक, और कुछ किताबों में और लेखकों के अनुसार से ये ताम्रपत्र किसके हैं, वाकाटक नरेश की महारानी प्रभावती गुप्ता का, क्योंकि वो बहुत सारे ताम्रपत्र नासिक क्षेत्र में जारी किए थे। भारत के अगर वाकाटक नरेश या इतिहास हम देखते हैं तो प्रभावती गुप्ता जो है उस क्षेत्र से बहुत सारे ताम्रपत्र जारी किए थे, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र की विशेषता, इसमें भौदत्त वर्मन के बारे में हमको जानकारी मिलता है। दुपेश, बात समझ में आ गया होगा। प्रवीण ये मूल सवाल कर रहे थे कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है किसके हैं, मूलतः किसके हैं। तो इसके बारे में हम स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लेखक ये प्रभावती गुप्ता के मानते हैं और कुछ लेखक जो इसे भौदत्त वर्मन के मानते हैं। हालांकि इसमें भौदत्त वर्मन के बारे में जानकारी मिलता है, इसलिए दोनों ही सत्य है। दोनों ही क्या है, सत्य है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसके हैं, प्रभावती गुप्ता का भी हो सकता है और भौदत्त वर्मन के। इस अभिलेख में, इस ताम्रपत्र में भौदत्त वर्मन की विजय गाथा के बारे में वर्णन है, और वर्णन में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के शासन काल में नरेंद्र सेन को पराजित करके नागपुर से लेकर के बरार तक का क्षेत्र, भूभाग जो वाकाटक नरेश के अंतर्गत थे, उन्हें अपने क्षेत्र में विजित करके मिला लिया। इस प्रकार से अपने पिता के समय में हुए हमला का बदला नरेंद्र सेन ने ही किया था, और नरेंद्र सेन ने ही नलवंशी शासकों का एक बड़ा भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से इन्होंने अपने पिता के समय में हुए अपमान का बदला को पूर्ण कर लिया, और इनके भूभाग क्षेत्र के अंतर्गत आते देखें तो जो है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से लेकर के नागपुर और बरार का भूभाग इसके क्षेत्र के अंतर्गत आने लगा। और इसके वैभव के बारे में पता चलता है क्योंकि इन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। इस प्रकार से ये वैभवशाली शासक हुए। भौदत्त वर्मन के 2 पुत्र हुए, एक है अर्थपति जो बड़े लड़का है,
और इसका जो छोटा लड़का का नाम है स्कंद वर्मन। तो इसके ज्येष्ठ पुत्र जो युवराज था, और ये जब अभियान पर गए थे तो अभियान के समय में ही ये उनके साथ गए थे। इस प्रकार से इसको सेनापति का प्रशिक्षण जो है जब इसके विजय अभियान के समय में ही प्राप्त हो गए थे। किसके विजय अभियान के? भौदत्त वर्मन के समय में ही अर्थपति को प्राप्त हुआ था। तो भौदत्त वर्मन के मृत्यु के पश्चात अगला जो नलवंशी शासक बना वो अर्थपति भट्टारक है। अर्थपति भट्टारक के संदर्भ में हमको क्या क्या जानकारी मिलता है? तो इसके संदर्भ में हमको ताम्रपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलता है। एक तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलता है, और दूसरा है पंडिया पाथर लेख से इनके बारे में जानकारी मिलता है। तो दो अभिलेख है, एक केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक, जो उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, वो किसके है? अर्थपति भट्टारक के, और दूसरा है पंडिया पाथर लेख, और ये मूलतः किसके अभिलेख है? तो भीमसेन देव के हैं। ये पंडिया पाथर लेख जो है किसके हैं? मूलतः किसके हैं? भीमसेन देव के अभिलेख है, और इस अभिलेख में हमको अर्थपति भट्टारक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसको स्पष्ट समझ लेना कि अर्थपति भट्टारक के बारे में जानकारी हमको केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से मिलता है जो उड़ीसा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, और दूसरा है पंडिया पाथर लेख से भी हमको अर्थपति भट्टारक के बारे में जानकारी मिलता है। और ये पंडिया पाथर अभिलेख किसका है? भीमसेन देव के हैं, जो महत्वपूर्ण ये भी नलवंशी शासक हैं। अब देखते हैं इसके शासन काल की प्रमुख घटना क्या हुआ। तो इसके शासन काल के जो प्रमुख घटना है, वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय का आक्रमण। किसका आक्रमण? पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय ने इसके शासन काल में अपने पिता के बदला लेने के लिए इसकी राजधानी पुष्करी पर हमला कर दिया। अर्थात नल वंश के शासन के ऊपर, क्षेत्र पर, भूभाग पर पृथ्वीसेन द्वितीय जो वाकाटक नरेश से अपने बाप का बदला लेने के लिए आक्रमण कर दिया। आक्रमण के फलस्वरूप जो है इनकी पराजय हुई, और पराजय के बाद अर्थपति भट्टारक मारे गए, और इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता के समय में हुई हार का बदला पृथ्वीसेन द्वितीय ने ले लिया, और उसकी राजधानी पुष्करी को भी नष्ट कर दिया। जिस प्रकार से भौदत्त वर्मन ने इनके पिताजी के समय में, किसके पिताजी के समय में? पृथ्वीसेन द्वितीय के पिताजी नरेंद्र सेन थे, उनके समय में जो हमला हुआ था उसका बदला पूर्ण किया। अब इस अर्थपति भट्टारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनमें इसके उपाधि आते हैं, उपाधि से भी प्रश्न बनता है। तो अर्थपति भट्टारक जो है महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। किसका उपाधि? और महेश्वर की उपाधि इस बात का संकेत देता है कि ये शैव धर्म के उपासक हैं। उपाधियों से भी उसके धार्मिक स्वरूप के बारे में जानकारी मिलता है, उसके संबंधित धार्मिक गुणों के बारे में जानकारी मिलता है। महेश्वर के उपाधि धारण वे शासक करते हैं जो शैव धर्म को अपना प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा महासेनापति का उपाधि धारण किए थे, सृष्टि राज वैभव की उपाधि धारण इन्होंने किए थे, त्रिपताका नल नृपति कुलावल्य, इसके अलावा महाराजा और भट्टारक की उपाधि इन्होंने धारण किए थे। तो ये है अर्थपति भट्टारक से संबंधित उपाधि। एक बार फिर से, महेश्वर की उपाधि जो शैव धर्म के उपासक है, महासेनापति, सृष्टि राज वैभव, त्रिपताका, नल नृपति कुलावल्य और महाराजा भट्टारक, ये इंपॉर्टेंट उपाधि अर्थपति भट्टारक ग्रहण किए थे। अब एक और फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। अपने 7वें वर्ष में इन्होंने ताम्रपत्र जारी किया था।
अपने शासन के 7वें वर्ष में इन्होंने ताम्रपत्र जारी किए थे। ये हुआ अर्थपति भट्टारक से संबंधित जानकारियां। इसके बाद इसका जो छोटा भाई है स्कंद वर्मा का शासन आएगा, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। पार्ट 2 में हम नल वंश की अगला जो बाकी शासक है उसके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।